हेलो एवरीवन, आप सभी का एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर इस चैनल पे हम तैयारी करते हैं यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए और पेपर 2 एजुकेशन के लिए तैयारी करते हैं और ये तैयारी आपके दिसंबर 2023 के एग्जाम को टारगेट में रख के की जा रही है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिजिटल इनिशिएटिव, डिजिटल पहल के बारे में, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है स्कीम्स होती हैं और ये यहाँ से क्वेश्चन आपके आते ज़रूर हैं। ठीक है, कई बार आपको मैचिंग करने के लिए दिया जाता है, कई बार स्टेटमेंट के सवाल आते हैं और कई बार आपको ऑप्शन में से चूज करना होता है राइट आंसर को। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ पीवाईक्यूज को डिस्कस करेंगे। ये पीवाईक्यू आपके 2020 से 2023 तक के हैं, जितने भी पूछे गए हैं, और साथ में कुछ संभावित प्रश्नों को भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे जो आपकी अभी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, उनको समझना चाहिए, जानना चाहिए और ये सारी चीज़ें आपको एक ही वीडियो में यहाँ पर मिल जाएंगी। तो आज की वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। ठीक है, तो हम लोग डिजिटल इनिशिएटिव्स को पढ़ते हैं क्योंकि ये जो टॉपिक है ये आपका आईसीटी से भी रिलेट करता है और साथ में हायर एजुकेशन से भी, तो दोनों ही यूनिट्स को ये कवर करता है, इसलिए ये क्वेश्चन आपके बनते ज़रूर हैं। चलिए कुछ पीवाईक्यूज को यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये सारे 2020 से 2023 तक के, 2023 में दो सेशन में एग्जाम हुआ है आपका, तो ये सारे क्वेश्चन वही हैं जो कि एग्जाम में आए हैं और साथ में जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट अभी पूछे जा रहे हैं वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर डिस्कस की हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, आप इसको पूरा देखिएगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये आपका पूछ रहा है, मूक से संबंधित है कि NMEICT प्रोग्राम के अंतर्गत, ये NMEICT का फुल फॉर्म भी यहाँ पूछा जाता है, वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगी आपके। ठीक है, इस प्रोग्राम के अंतर्गत एक पहल में मूक का फुल फॉर्म क्या है? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज में चतुर्थांश निम्नांकित में से किससे संबंधित है? तो आपको इस क्वेश्चन से 3-4 चीज़ें पढ़नी है। NMEICT क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, मूक्स के बारे में, इसके कोऑर्डिनेट के बारे में और साथ में स्वयं के कोऑर्डिनेट के बारे में भी हम बात करेंगे क्योंकि वो भी क्वेश्चन में पूछा गया है और आपके मूक्स के भी बारे में पूछा गया है। ठीक है, ये 2020 में क्वेश्चन आपका आया था। इसमें देखिए ये आपका जो मूक का 4th क्वाड्रेंट है ये आपका सेल्फ असेसमेंट से संबंधित होता है। ठीक है, तो ये सेल्फ असेसमेंट से संबंधित है। थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि जो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज है ये क्या है, आपका डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम है जो कि दूर दराज के जो क्षेत्र हैं उनमें जो स्टूडेंट्स हैं उनके यहाँ पर भागीदारी को सुनिश्चित करता है, वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करें, इसके लिए मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स चलाए जा रहे हैं। ठीक है, और ये क्या है, NMEICT प्रोग्राम के अंतर्गत एक पहल में जो मूक में चतुर्थांश मूल्यांकन से संबंधित होता है। ठीक है, तो हम पहले बात करते हैं इसके कोऑर्डिनेट कौन कौन से हैं। तो ये मूक के कोऑर्डिनेट हैं ये। ठीक है, ये आपका मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज के कोऑर्डिनेट के बारे में बात हो रही है। यहाँ पर देखिए 4 कोऑर्डिनेट हैं। पहला कोऑर्डिनेट है आपका ई ट्यूटोरियल में क्या आता है, जिसमें वीडियो ऑडियो लेक्चर्स आते हैं, वेब वीडियो ऑडियो कंटेंट, सिमुलेशन, एनिमेशन, वर्चुअल लैब्स। ठीक है, ई ट्यूटोरियल है। दूसरा है ई कंटेंट में आपको पता ही है, ई बुक्स आएगा, टेक्स्ट है, सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है, केस स्टडी। इस फिगर को आप लोग अपने नोटबुक में जरूर ऐड कर लीजिए। उसके बाद आता है कोऑर्डिनेट 3rd, इसमें वेब रिसोर्सेज आता है, सप्लीमेंट्री रीडिंग, रिलेटेड लिंक्स, विकी और ओपन कंटेंट इन द इंटरनेट। मतलब वेब रिसोर्सेज कहाँ से आपको सोर्सेज मिल सकते हैं। चौथा कोऑर्डिनेट है सेल्फ असेसमेंट, जो कि क्वेश्चन में ही पूछा है, MCQ, क्विजेज, असाइनमेंट, सॉल्यूशन और फिर यहाँ पर डिस्कशन आता है। ठीक है, और फीडबैक थ्रू डिस्कशन। ठीक है, तो फीडबैक मिलेगा हमको किसके, डिस्कशन के द्वारा, जो कि ऑनलाइन होगा। तो ये सारी चीज़ें आपकी सेल्फ असेसमेंट के अंतर्गत आ जाती हैं। ये तो हो गए आपके मूक के कोऑर्डिनेट जो कि इस परीक्षा में पूछे गए 2020 में। इसके अलावा आपसे स्वयं के भी 4 कोऑर्डिनेट के बारे में पूछा जाता है और 2023 में भी पूछे गए हैं। और तो कौन कौन से कोऑर्डिनेट हैं इसमें देखिए, स्वयं का फुल फॉर्म आपको आता ही है। ठीक है, स्वयं का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, इसके बारे में मैंने पूरी डिटेल वीडियो बना रखी है, सारे पीवाईक्यूज भी करा रखे हैं 2023 के, उनको देख लीजिए। तो इसमें जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो है, पहला कोऑर्डिनेट है वीडियो लेक्चर का, स्वयं की बात कर रहे हैं। ठीक है, मूक के तो ये बता दिए, स्वयं में पहला वीडियो लेक्चर होता है। दूसरा होता है कंटेंट जो कि डाउनलोड किया जा सके। तीसरा होता है सेल्फ असेसमेंट। यहाँ पर चौथा कोऑर्डिनेट सेल्फ असेसमेंट का है मूक में। स्वयं में क्या होता है, तीसरा है सेल्फ असेसमेंट का, जिसको कि क्विजेस के माध्यम से, प्रश्नों के माध्यम से यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ठीक, चौथा होता है ऑनलाइन डिस्कशन फॉर डाउट क्लियरिंग। ठीक है, जो भी शंका समाधान होता है उसका यहाँ पे डिस्कशन किया जाता है। तो ये स्वयं के जो है कोऑर्डिनेट हो गए जो कि क्वेश्चन में पूछा जाता है। स्वयं प्रभा से क्वेश्चन आता ज़रूर है। ठीक है, और इसके बारे में जो भी अपडेट है वो भी मैंने आपको बताई हैं, तो आप लोग उन वीडियोस को देखिए, प्लेलिस्ट में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है,
तो ये हो गया आपका मूक के बारे में। अब थोड़ा सा हम NMEICT के बारे में बात करते हैं। इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT, ठीक है। ये आपको फुल फॉर्म हो जाता है, इंग्लिश वाले यहाँ पर देख सकते हैं। ई लर्निंग के लिए क्या होता है, समुचित शिक्षण शास्त्र पर ध्यान देना, पेडागोजी पर फॉर ई लर्निंग, पेडागोजी पर यहाँ पर ध्यान दिया जाता है, फोकस किया जाता है, ठीक है। वर्चुअल लैब्स के माध्यम से यहाँ पर प्रयोग करने की सुविधा होती है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हर जगह लैब्स हो ये ज़रूरी नहीं है, तो वर्चुअल लैब के माध्यम से नॉलेज को बढ़ाया जाता है, ठीक है। उसके बाद ऑनलाइन टेस्टिंग एंड वेरिफिकेशन होता है, ऑनलाइन टीचर्स यहाँ पर अवेलेबिलिटी होती है टीचर्स की, और उसके बाद उपलब्ध शिक्षा उपग्रह मतलब एजुसेट और DTH का उपयोग यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। यूज ऑफ अवेलेबल एजुकेशन सैटेलाइट एजुसेट एंड डायरेक्ट टू होम DTH का उपयोग करते हैं। तो ये हो गया NMEICT के जो काम हैं वो सारी चीज़ें यहाँ हमने डिस्कस कर ली। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपकी इसी एक क्वेश्चन के माध्यम से कवर हो गई, जो कि संभावना है कि ये सारी चीज़ें आपकी पूछी जाए। NMEICT है ना, मूक के बारे में फिर से रिपीट हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से बनते हैं, बस थोड़े न्यू पैटर्न पे बन जाते हैं, है ना। तो ये और जो मूक का ये क्वेश्चन है ये आया नहीं है अभी तक, दोबारा से फिर नहीं आया है, ठीक है। स्वयं के तो कोऑर्डिनेट कई बार पूछे गए हैं, स्वयं से संबंधित सवाल हर बार पूछे जाते हैं, तो हो सकता है कि शायद पूछ लिया जाए, ठीक है। तो पता रहना चाहिए आपको। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन ऑन ट्रेनिंग NCVET, ये किसके अंडर में है, तो ये है आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत है, ठीक है। तो जो NCVET है ये आपका कौशल विकास के मद्देनज़र मौजूदा नियामक संस्थानों, यहाँ पर देखिए NCVT नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, खाली ट्रेनिंग था, ठीक है, यहाँ पर उसके बाद एजुकेशन ऐड किया गया, और तो ये है राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी को मिलाकर राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग NCVT की स्थापना हुई थी। ये जो है ये राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण परिषद और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अधीन है, जो कि मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं डिजिटल इनिशिएटिव से। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपका एजुकेशन सेकंड पेपर में पूछा गया था डिजिटल इनिशिएटिव से। एजुकेशन वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो सारी चीज़ों को बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, जिसमें से कुछ पार्ट आपका फर्स्ट पेपर में भी आता है, तो ये सारी चीज़ें आपके फर्स्ट पेपर में भी हैं, आपके सेकंड पेपर में भी आती हैं, ठीक है। नया क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको यहाँ पर लिया है। इसमें पूछ रहा है शोधकर्ताओं या शिक्षकों द्वारा शोध से संबंधित गतिविधियों के लिए निम्नलिखित में से किन डिजिटल पहलुओं को प्रयुक्त किया जा रहा है। यहाँ पर बात कर रहा है कि जो रिसर्चर्स हैं या टीचर्स हैं, ये रिसर्च रिलेटेड एक्टिविटीज़ के लिए कौन कौन सी डिजिटल इनिशिएटिव्स को यूज करते हैं। क्या ई पाठशाला को यूज करते हैं, या शोध गंगा, ई यंत्रा को, शोध गंगोत्री या शोध सिंधु। इसमें आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसमें जो राइट ऑप्शन है आपका ये हो जाता है शोध गंगा, शोध गंगोत्री और शोध सिंधु। इनको हम लोग रिसर्च की एक्टिविटीज़ के लिए, रिसर्च रिलेटेड एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करते हैं। ई पाठशाला आपकी क्या हो जाती है, ई पाठशाला NMEICT जो अभी हमने पहले पढ़ा है, इसके तहत ICT के माध्यम से शिक्षा मंत्रालय, जो पहले क्या था MHRD था, उसी का नाम अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय द्वारा जो है इसकी की गई पहल है, ठीक है। शिक्षा मंत्रालय भी इसका नाम हो गया है, सभी को पता है। तो इसके द्वारा शुरू की गई पहल है और UGC द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। इसका जो मेन फंक्शन है वो यहाँ पर ई कंटेंट और मूल्यांकन का भंडार, ठीक है। ई पाठशाला क्या है आपकी, ये यहाँ पर ई कंटेंट, सभी तरह के ई कंटेंट अवेलेबल है और साथ में एवेल्युएशन भी किया जाता है, तो ई पाठशाला हो गया। ई यंत्रा के बारे में बात कर लेते हैं। ई यंत्रा क्या है, ये भी NMEICT की पहल है। यहाँ पर इंजीनियरिंग जो छात्र हैं, यहाँ पर रोबोटिक्स का प्रयोग छात्रों की इंजीनियरिंग शिक्षा में प्रतिभागिता को बढ़ाने के लिए किया गया है, ठीक है। तो यंत्र मतलब कोई भी आपका इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, ऑपरेटर्स, यंत्र, है ना। तो यहाँ पर रोबोटिक्स का प्रयोग करते जो भी टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं, इंजीनियरिंग स्टूडेंट, उनके लिए यहाँ पर इसका छात्रों की शिक्षा को मतलब बढ़ाने के लिए वो पार्टिसिपेट्स करें, इसके लिए रोबोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये डिजिटल इनिशिएटिव्स हो गए। अब हम बात करते हैं, इसका जो राइट ऑप्शन आपका BDE वाला हो जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। शोध गंगा, शोध गंगोत्री और शोध सिंधु, बिल्कुल दो लाइन में मैं आपको बता दूंगी ताकि आपको याद रहे, कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, ठीक है। सारे एक जैसे ही नाम लगते हैं। शोध गंगा, शोध गंगा क्या है, भारतीय थीसिस का भंडार। जैसे गंगा नदी है ना हमारे यहाँ, तो जब भी नदियों में नाम आता है तो सबसे पहले पूजनीय क्या है, गंगा नदी है, ठीक है। तो वैसे ही भारतीय थीसिस का भंडार, शोध छात्रों के लिए अपनी PhD थीसिस जमा करने का मंच, ठीक है। तो ये हो गया। यहाँ पर क्या है,
ओपन एक्सेस है, कोई भी यहाँ पर देख सकता है, ऑनलाइन इसको देख सकता है, ठीक है, सबकी पहुँच के अंदर है। काम का दोहराना ना हो इसके लिए आप ऑनलाइन चीज़ों को देख सकते हैं कि किन चीज़ों पे रिसर्च हो चुकी है, किन पे अभी बाकी रह गई है या किन पे अभी काम नहीं हुआ है, ठीक है। तो काम के दोहराव से बचें, ये सारी चीज़ें आपकी शोध गंगा में होती हैं, ठीक है। अभी मैं डिफरेंस भी आपको बता दूंगी। ये शोध गंगा हो गया। शोध गंगोत्री क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक वर्जन के रूप में एक समरी दी जाती है, ठीक है, ये हो गई शोध गंगोत्री। उसके बाद जो रिसर्च का ट्रेंड है और डायरेक्शन वो भी यहाँ पर शोध गंगोत्री में पता लग जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई आपकी। उसके बाद आता है ई शोध सिंधु। शोध सिंधु पहल के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक जर्नल और ई पुस्तकें सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को उपलब्ध कराई जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पुस्तकों की बात होती है। तो फ़र्क क्या हो गया इनमें, देखिए शॉर्ट नोट्स देख लीजिए। थीसिस और शोध प्रबंध के लिए जो डिसर्टेशन की बात होती है तो शोध गंगा में हम यहाँ पर जमा करते हैं, थीसिस को जमा करते हैं, ठीक। सारांश और प्रस्ताव जो कि ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक वर्जन में होगा तो उसमें शोध गंगोत्री का यूज़ किया जाएगा। शोध पत्र और पत्रिका के लिए शोध सिंधु। इन तीनों लाइनों को आप अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, ये आपको डिफरेंस पता रहेगा। बहुत ज़्यादा मैं डिटेल मतलब अभी आपको ऐसी चीज़ें क्रिस्प चीज़ें बता रही हूँ जो आपके दिमाग में हमेशा कॉन्सेप्ट वो क्लियर रहे, ठीक है। आप डिफरेंस करना सीखिए, तभी यहाँ पर आपको 50-50 वाला चांस नहीं होगा और गड़बड़ करने का चांस आप नहीं करेंगे। क्योंकि जब कन्फ्यूगर बनाना होता है वहाँ पर ABC सही है, CD सही है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है, ठीक है। तो इस नोट्स को आप अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए जहाँ पर भी आपने बनाया है। और हाँ, तीनों चीज़ें जो आपकी शोध गंगा, शोध गंगोत्री और शोध सिंधु हैं, इनका जो मेंटेनेंस है वो इनफ्लिबनेट, ठीक है, इनफ्लिबनेट यहाँ पर INFLI और B इनफ्लिबनेट, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, स्वयं प्रभा में मैंने बताया है आपको। इनफ्लिबनेट के माध्यम से इसका मेंटेनेंस किया जाता है। इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, ठीक है, इसका ये फुल फॉर्म होता है। ये सब भी पूछा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया इसके मेंटेनेंस का जो है सोर्स हो गया इनफ्लिबनेट के द्वारा। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, आप लोग लाइक नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी एजुकेशन के पेपर में आपका पूछा गया है। शिक्षा वाणी न्यू क्वेश्चन है, शायद पूछा जा सकता है क्योंकि CBSE की पहल है ना। तो यहाँ पर देखिए ये जो है शिक्षा वाणी क्या है। शिक्षा वाणी एक जो है आपका पॉडकास्ट ऐप ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE के माध्यम से, ठीक है। तो CBSE का ये पॉडकास्ट ऐप है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ये होगा शिक्षा वाणी, ठीक है, याद रहेगा। नया क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए शिक्षा वाणी क्या है, CBSE का एक पॉडकास्ट ऐप है। यह ऐप बोर्ड की शून्य त्रुटि नीति में सहायक होता है, ठीक है। जीरो एरर पॉलिसी जो बोर्ड की है उसके लिए सहायक है। देश भर में फैले मूल्यांकन केंद्रों में मानव दिशा निर्देशित प्रसारित करना आवश्यक है। यह ऐप समय पर छात्रों और अभिभावकों तक महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा है, पेरेंट्स के लिए भी अच्छा है, सारी जानकारी इनको मिल जाती है। कब हुई थी शुरुआत, 11 मई 2020 को राजस्थान में हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है, शैक्षिक उपकरणों और पहलों के बारे में जो भी इनिशिएटिव्स हैं उसके बारे में, टूल्स के बारे में, इनिशिएटिव्स के बारे में नवीन जानकारी की आसान उपलब्धता प्रदान करना है जो कि परिणाम को सुधार कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये अच्छा और इम्प्रूव रिजल्ट यहाँ पर दिया जा सकता है शिक्षा वाणी ऐप के द्वारा। तो समझ में आया आपको कि CBSE की एक पहल है ना। तो इस तरह से ये कुछ क्वेश्चन है जो कि मुझे लगता है कि ये बताने चाहिए, क्योंकि बाकी चीज़ें तो आपने बहुत जगह पढ़ी होंगी, कई सारे YouTube चैनल पे आपको चीज़ें दी हैं, लेकिन कुछ नई चीज़ों से आप जो है अवेयर रहें तो ये जानकारी आपके लिए ज़रूर यूज़फुल होगी, ठीक है। आप देखिए जो अगला क्वेश्चन है, ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय की निम्नलिखित में से, अब तो क्या है शिक्षा मंत्रालय नाम हो गया है ना। तो यहाँ पर देखिए कौन सी ICT पहल संस्थाओं विश्वविद्यालयों के लिए ई-गवर्नेंस से संबंधित है। अब ई-गवर्नेंस की बात हो गई, ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके आते हैं। तो ई-गवर्नेंस की बात करें तो यह है आपका कौन सी पहल है, समर्थ। समर्थ के बारे में यहाँ पर बात होती है, ठीक है। समर्थ से संबंधित देखिए यहाँ पर समर्थ क्या है, ये भी NMEICT के तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय या शिक्षा मंत्रालय द्वारा विकसित एक ई-गवर्नेंस इनिशिएटिव है। NMEICT के तहत ये चलाया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये हो जाता है ई-गवर्नेंस से संबंधित समर्थ। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, ई-कॉमर्स में निम्नलिखित में किसका क्रय और विक्रय शामिल है। ई-कॉमर्स की बात हो रही है तो ई-कॉमर्स में हम
कौन सी चीज़ों को करते हैं, तो यहाँ पर देखिए इसमें हम प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ओवर द इंटरनेट, ठीक है, ना ही इंटरनेशनल गुड्स के बारे में बात करते हैं, सामान के बारे में, ना इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स के बारे में, ना ही कंप्यूटर से रिलेटेड प्रोडक्ट के बारे में। यहाँ पर बात करते हैं आपकी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स के बारे में इंटरनेट, ठीक है, इंटरनेट पे हम बात करते हैं। तो ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स जो ई कॉमर्स ने समाज की जीवन शैली को बदल दिया है। ई कॉमर्स की मदद से उत्पादों, सेवाओं, सूचनाओं को कंप्यूटर नेटवर्क से प्राथमिक रूप से इंटरनेट के लिए खरीदा और बेचा जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी ई कॉमर्स के अंतर्गत आती हैं, जहाँ से क्वेश्चन आपके अब पूछे जा रहे हैं और इससे संबंधित क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाए हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन आपका बनता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कुछ पूछा गया है आपका। तो 2023 में क्वेश्चन आया है, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पद डिज़ाइन के लिए डिजिटल लर्निंग परिवेश से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए डिज़ाइनिंग की बात हो रही है, तो डिज़ाइनिंग किससे संबंधित है, क्या ई विद्वान से संबंधित है, ई आचार या ई कल्प या ई यंत्र। ई यंत्र के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अभी मैंने आपको बताया जहाँ रोबोटिक्स का प्रयोग हो रहा था। ई कल्प के बारे में बात करते हैं, तो ये इसका जो राइट आंसर है ना, ई कल्प है, ये डिज़ाइनिंग से संबंधित होता है, ठीक है। तो डिज़ाइनिंग के बारे में, ई कल्प के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। ई कल्प एक डिज़ाइनिंग के लिए डिजिटल लर्निंग परिवेश से संबंधित है। कृषि समुदायों की बेहतर पहुंच बनाने के लिए समेकित आधारित मोबाइल ऐप ई कल्प को विकसित किया है। यह ऐप यहाँ पर प्रौद्योगिकी वितरण करने, है ना, डिलीवरिंग टेक्नोलॉजी, इंटरैक्टिव लर्निंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ रियल टाइम डेटा। इन्फॉर्मेशन हियर इज अवेलेबल इन इंग्लिश, हिंदी, मलयालम एंड कन्नड़ लैंग्वेज, ठीक है। तो ये इन सारी चीज़ों को वितरित करने में सक्षम है ये ऐप। प्रौद्योगिकी वितरण करने, संवादात्मक, मतलब यहाँ पर इसके लिए है इंटरैक्टिव लर्निंग, और जो रियल टाइम डेटा को रिकॉर्ड करने में सक्षम है। और इसकी लैंग्वेज कौन कौन सी, ये देख लीजिए, हिंदी, अंग्रेजी, मलयालम और कन्नड़, इसमें ये उपलब्ध होता है। तो ई कल्प डिज़ाइनिंग से संबंधित हो गया, पूछा भी जा सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ई आचार्य और ई विद्वान को समझ लीजिए, जो आपके ऑप्शन में दिए हैं। ई आचार्य, इसको NMEICT का समाहित ई कंटेंट, इंटीग्रेटेड ई कंटेंट पोर्टल भी कहा जाता है, ये भी NMEICT के तहत है। यहाँ पर ये NMEICT का आधिकारिक भंडार है। इसके अंतर्गत उत्पादित सामग्री रिपोजिटरी प्लेटफॉर्म पर इन्फ्लिनेट पारित जो है गांधीनगर में रखी जा रही है, ठीक है। ये गांधीनगर है, यहाँ पे मिसप्रिंट है, ठीक है। तो डिजिटल सामग्री के संरक्षण के लिए मेटा डेटा स्कीम द्वारा प्रदान किए जाते हैं, और ये जो कंटेंट है NCERT द्वारा प्रदान किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो मेंटेनेंस है ये इन्फ्लिनेट के द्वारा गांधीनगर में इसको यहाँ पर रखा जा रहा है। और ई आचार्य मतलब NMEICT की पहल है, यहाँ पर भी सारा कंटेंट है जो कि NCERT के द्वारा प्रदान किया जाता है, ठीक है। ई आचार्य मतलब जो कि आपको पढ़ाए है ना, टीचर ही का तो मतलब होता है, तो सारी चीज़ें यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल हैं। और डिजिटल सामग्री के संरक्षण के लिए मानक मेटा डेटा स्कीम के द्वारा प्रदान किए जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका ई आचार्य से संबंधित चीज़ें, ठीक है। और उसके बाद ई विद्वान के बारे में बात कर लेते हैं। ई विद्वान क्या है, ये इन्फ्लिनेट से संबंधित है और NMEICT से इसको वित्तीय सहायता के साथ साथ विशेषज्ञ डेटाबेस और राष्ट्रीय शोधकर्ता के रूप में सहायता मिलती है, ठीक है ना। तो इन्फॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क से संबंधित है। NMEICT से इसको फाइनेंस की जो है सहायता मिल जाती है, ठीक है, फंडिंग मिल जाती है। फिर यहाँ पे राष्ट्रीय शोधकर्ता के रूप में सहायता मिलती है। उसके उद्देश्य क्या है, भारत और विदेशों में अग्रणी अकादमिक और अनुसंधान के संगठन में काम करने वाले वैज्ञानिकों, जो भी आपके साइंटिस्ट हैं, शिक्षक हैं और रिसर्चर हैं, इनका प्रोफाइल इकट्ठा करना, देश में सहयोगियों और जो भी फाइनेंस एजेंसीज हैं, नीति निर्माताओं, अनुसंधान विद्वानों को जानकारी प्रदान करना, मतलब ई विद्वान है ना, विद्वान वाले सारे काम हैं। लेखों और शोध प्रस्तावों की समीक्षा के लिए सहकर्मी समीक्षकों की पहचान करना, वैज्ञानिकों के बीच सूचना आदान प्रदान करना और नेटवर्किंग के अवसर प्रदान करना, ठीक है। ये ई विद्वान से संबंधित सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, मतलब जो भी रिसर्चर हैं उनके लिए जितनी भी सुविधाएं यहाँ दी जा सकती हैं वो सारी ई विद्वान के अंतर्गत हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, ई आचार्य, ई विद्वान, ई कल्प और ई यंत्र, है ना। ई यंत्र हमने पहले पढ़ लिया तो उसको यहाँ पर रिवाइज करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब देखिए, जो अब न्यू जो आपके क्वेश्चन बन सकते हैं वो कहाँ से बन सकते हैं, साक्षात पोर्टल। साक्षात पोर्टल ये भी शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शिक्षा पोर्टल तैयार किया गया है, जो प्राथमिक जो है शिक्षा के छात्रों से लेके अनुसंधान विद्वान,
शिक्षकों और आजीवन शिक्षार्थियों तक की ज़रूरतों को पूरा करता है। मतलब एक ये क्या है, वन स्टॉप लर्निंग पोर्टल है, ठीक है, वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल है। तो इस पोर्टल का नाम साक्षात है, 2006 में लॉन्च किया गया था और इसका शुभारंभ किन्होंने किया था, भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने किया था, ठीक है। इसे इग्नू के ज्ञान कोश के द्वारा विकसित किया है। चाहे तो आप इसके पोर्टल पे भी जाके देख सकते हैं, इस जो है साक्षात पोर्टल है ना, तो उसमें भी यही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको पता है कि यहाँ पर सारे जो भी प्राथमिक से प्राइमरी स्टेज से लेके जो भी आपके जितने भी स्टूडेंट्स मतलब जो कि आजीवन लर्निंग वाले हैं उन सब के लिए यहाँ पर ये मतलब इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं कि प्राइमरी स्टूडेंट, रिसर्च स्कॉलर, टीचर्स एंड लाइफ लॉन्ग लर्नर्स जो कि पढ़ते रहते हैं, पढ़ने पढ़ाने वाला काम करते हैं, उन सभी के लिए साक्षात जो पोर्टल है वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल है। यहाँ पर सारी चीज़ें उसको मिल जाती हैं, ठीक है। तो ये हो जाती है आपकी साक्षात पोर्टल के बारे में जानकारी, जो शायद क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद जो क्वेश्चन आपका ये इंपॉर्टेंट है, निष्ठा स्कीम। निष्ठा स्कीम क्या है, तो पहले तो आपका इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। ये मैंने क्यों लिया है आपके लिए इनिशिएटिव, क्योंकि ये क्या है आपका टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ठीक है। यहाँ पर टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए, टीचर्स की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए इसको चलाया गया है। तो निष्ठा स्कीम का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, द नेशनल इनिशिएटिव है ना फॉर स्कूल हेड्स। हर एक जो लेटर का मतलब है यहाँ पर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, ठीक है, ये इसका यहाँ से फुल फॉर्म हो जाता है। इज ए कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम फॉर टीचर्स एंड स्कूल प्रिंसिपल्स इन इंडिया। शिक्षा मंत्रालय ने 2019 में ये कार्यक्रम शुरू किया था। इसका उद्देश्य क्या है, प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना, ठीक है। प्राइमरी एजुकेशन के लिए बात हो रही है। इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, इट एम्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन एलिमेंट्री स्कूल, ठीक है, और शिक्षकों को विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान करता है। तो टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इसमें शिक्षा शास्त्र, बाल विकास और ICT शामिल है। ये कार्यक्रम भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जा रहा है, ठीक है। तो इंग्लिश वाले यहाँ पर देख सकते हैं। और इस तरह से ये सारी चीज़ें आपकी हो गई निष्ठा के बारे में, है ना। तो इसका फुल फॉर्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि आपको याद करना चाहिए। तो निष्ठा स्कीम को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और ये सारी चीज़ें उसके बाद मैंने आपको और भी चीज़ें करवा रखी हैं, जिसमें कि दीक्षा ऐप, भीम ऐप, ये सारी चीज़ें आपको बता रखी हैं। तो उन वीडियोज़ को भी आप लोग देख लीजिए, तो आपका रिविज़न हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में ये सारी इनिशिएटिव्स के बारे में हमने बात की, जो हो सकता है आपके एग्जाम में पूछी जा सके, है ना। और बहुत सारे क्वेश्चन, जिससे आपको क्वेश्चन का भी आइडिया लग जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और इस तरह से हम अगली वीडियो में कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट जो पेपर 1 और पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड, ठीक है। सारी चीज़ें मैं आपको एग्जाम ओरिएंटेड ही यहाँ पर दे रही हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक चैनल पर बने रहिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।